हेलो एंड वेलकम बैक टू किरण's कॉमर्स जोन। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा, तो आज मैं वो एमसीक्यूज़ लेके हाजिर हूँ। लेकिन एक चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी, वो ये कि जब भी मैं एमसीक्यूज़ लेके आता हूँ व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन आपको जितनी भी मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन और प्रैक्टिकल पोर्शन करवाया आपको वो भी देखना होगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स पता नहीं होंगे तो आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उनसे आपके बेसिक्स अच्छे होंगे और एक बार बेसिक्स अच्छे हो गए तो आप जितने भी एमसीक्यूज़ हैं कहीं से भी आएँ आप उनको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज़ आप इसमें बहुत सारी गलतियां कर दोगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो ज़रूर देखा करें। चलिए दोस्तों, आज जो मैं एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इनका पहले एक स्क्रीनशॉट लें। तो थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, फिर आप उसको अपने लेवल पे सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कितने आपके सही हुए कितने गलत, और अगर कोई समझ नहीं भी आएगा तो उसका भी आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो आपका जो क्वेरी है वो ले लूँगा। तो चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए दोस्तों, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज़। सो फर्स्ट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेफर्स टू। सबसे पहले इसका मतलब समझिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है। दोस्तों, हम जो भी बिजनेस करते हैं, जिस तरह का भी बिजनेस करते हैं, वहाँ से हम जो पैसा जनरेट करते हैं उसको कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी हम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो उसमें मैं जितना भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, यानी पैसा जो कमा रहा हूँ, वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, यानी जिस चीज़ का मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा पैसा जो मैं बिज़नेस से हट के, यानी जो मेरी की बिज़नेस का हिस्सा नहीं है, अगर मैं वहाँ से कमा रहा हूँ, वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग है, यानी वो चीज़ जो मेरे बिज़नेस का एक की फैक्टर नहीं है, जिसमें मैं डील नहीं कर रहा हूँ, वहाँ से जो पैसा आ रहा है उसको कहेंगे नॉन ऑपरेटिंग। यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि हम अपने बिजनेस में से जो रेवेन्यू यानी इनकम जनरेट करते हैं, रेफर्स टू, उसको क्या बोलेंगे। एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी जो हम ऑपरेशन यानी बिजनेस कर रहे हैं उन एक्टिविटी से जो हमें पैसा आ रहा है, ये बोलेंगे। या फिर रेवेन्यू फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कि हम जो अपनी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, यानी जिसका हम बिजनेस नहीं कर रहे, यानी बिजनेस से थोड़ा बाहर की कोई चीज़ें, उसको बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग। क्या हम उसको बोलेंगे, या फिर बोथ ए एंड बी दोनों को बोलेंगे, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सिंपल हमें कहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस कि हम अपने बिजनेस से, हमारा जो की बिजनेस है, हम जिसमें डील कर रहे हैं, उसमें जो पैसा जनरेट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो द राइट आंसर इज ए। तो ये मैंने इसको सर्कल कर दिया है और मैंने बता दिया बाकी के क्यों नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें से कौन सी है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते किसे हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन वो होती है जिसका इफेक्ट हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पे आता है, यानी हमारा कैश इंक्रीज हुआ या कैश डिक्रीज हुआ, या हमारे एसेट्स इंक्रीज हुए या एसेट्स डिक्रीज हुए, या लाइबिलिटीज़ पे कोई फ़र्क आए, यानी हमारे बिजनेस पे कोई भी किसी भी तरह का इफेक्ट आए, वो हमारी बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है। पहले ये समझ लें। अब इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसमें से कौन सी है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ए पार्ट में कहा है बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस, हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा। तो दोस्तों, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदना इज ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसमें क्या हुआ, बिजनेस के फाइनेंस पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब हम ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदेंगे हमारा कैश कम हो जाएगा जितने का फर्नीचर हमने खरीदा, और हमारा एक एसेट यानी फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा, तो बिजनेस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारी नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। सेकंड इज पेड सैलरी टू एम्प्लॉइज़। दोस्तों, हम अपने जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको सैलरी भी हर मंथ पे करते हैं, तो ये भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इसका भी हमारे बिजनेस के फाइनेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, जब सैलरी देंगे तो कैश डिक्रीज हो जाएगा, तो ये भी हमारी क्या है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट इज सी पार्ट इज कैश विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट फॉर डोमेस्टिक यूज़। ये ज़रा ध्यान से आप सुनोगे इस चीज़ को। दोस्तों, मैंने एक बिज़नेस शुरू किया, मान लो मैंने एक एक्स कंपनी शुरू की, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम कोई बिज़नेस शुरू कर देते हैं तो जो ओनर है और जो वो बिज़नेस है, जो वो एंटिटी है, वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमें कोई भी ट्रांजैक्शन अगर देखनी है तो वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। अगर बिज़नेस में कोई पैसा आ या जा रहा है, या बिज़नेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई एसेट खरीदा, कोई हमने पेमेंट कर दी, कोई लोन ले लिया, कोई लाइबिलिटी पे कर दी, सारी बिज़नेस ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर मैं अपनी पॉकेट से अपने लिए कोई चीज़ खरीद रहा हूँ,
वो क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, उसका बिजनेस पे के फाइनेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। मैंने अपने पैसे खर्चे, अपनी पॉकेट से पैसे खर्चे या अपने बैंक अकाउंट से पैसे खर्चे और अपने लिए ही चीज़ खरीदी, दोनों ही चीज़ें मैंने अपने लिए की, अपने पैसे गए अपने लिए चीज़ खरीदी, ये नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो यही लिखा है सी पार्ट में, कैश विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट फॉर डोमेस्टिक यूज़। हमने जो पर्सनल बैंक अकाउंट से कैश निकाला किसके लिए, डोमेस्टिक यूज़ मतलब पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सो द राइट आंसर इज सी कि कैश विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट फॉर डोमेस्टिक यूज़, ऑल ऑफ अबव तो नहीं आएगा इसमें। चलिए दोस्तों, विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस इज क्रेडिटेड टू। अगर हम बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, हमें पर्पज़ यहाँ पे नहीं बताया, हमें कहा कि बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया, लेकिन हम क्रेडिट किसको करेंगे, तो दोस्तों जिस पर्पज़ के लिए हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं हम डेबिट तो उसको करेंगे जिस पर्पज़ के लिए, हमें वो नहीं पूछा, हमें पूछा है क्रेडिट किसको करेंगे। तो जब भी बिजनेस से पैसा जाएगा दोस्तों, आपको याद होगा कैश मैंने बताया था रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब बिजनेस से पैसा निकला डेबिट व्हाट कम्स इन, आया तो नहीं, बिजनेस से पैसा तो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया बिजनेस से, कैश गया। सो आंसर ढूंढो अब यहाँ पे, कैपिटल तो क्रेडिट में नहीं है, क्रेडिट में क्या आएगा, डेबिट में तो आएगा जो जिस चीज़ के लिए हमने पैसा निकाला, लेकिन क्रेडिट में क्या आएगा दोस्तों, बिजनेस से कैश गया, क्रेडिट में आया कैश, तो कैपिटल नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल तब आता है जब हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो क्रेडिट में कैपिटल आता है। इसके बारे में भी आगे अभी जर्नल एंट्रीज मैंने करवानी है, उसमें डिस्कशन करेंगे इसके बारे में भी। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट में आती हैं, क्योंकि ड्राइंग्स का मतलब बिजनेस से पैसा निकालना, कैपिटल पैसा लगाना, ड्राइंग्स पैसा निकालना, ये बता चुका हूँ। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं, तो ये भी नहीं आएगा। हम क्योंकि कैश की बात कर रहे हैं, बिजनेस से कैश निकला, क्रेडिट में क्या आएगा हमें वो बताना है। तो क्रेडिट में जैसे मैंने अभी कहा कि ऊपर तो आएगा वो रीज़न जिसके लिए हमने कैश निकाला, और नीचे क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, कैश टू कैश। सो द राइट आंसर इज पार्ट सी यानी कैश। और डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हम अपने जितने साल भर के एक्सपेंसेस इनकम्स होती हैं वो डालते हैं, तो उसका यहाँ पे अभी कोई रोल नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज डेबिट मीन्स, डेबिट का क्या मतलब है, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट, नन ऑफ अबव। डेबिट का क्या मतलब है दोस्तों, एसेट्स में इंक्रीज। दोस्तों एसेट के लिए किसका रूल लगता है, आपको याद होगा, एसेट के लिए रखता है रियल का रूल, और रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आया डेबिट करो। इन शॉर्ट आपके पास जो चीज़ इंक्रीज हो रही है उसको डेबिट करना है, जो चीज़ डिक्रीज हो रही है उसको क्रेडिट करना है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों कि सोल्ड मशीनरी फॉर कैश, लिखने की जगह नहीं है, आप ऐसे सुन लो, सोल्ड मशीनरी फॉर कैश, मैंने मशीनरी कैश में बेची, तो मेरे पास क्या चीज़ बढ़ा और क्या कम हुई, मशीनरी बेची मतलब कैश आया, कैश इंक्रीज हुआ तो कैश बढ़ा। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो, क्या आया मेरे पास, कैश, और क्या गया टू मशीनरी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, राइट। अब देखिए हमारे पास क्या इंक्रीज हुआ, कैश, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी एसेट बढ़ेगा, चाहे वो कैश है, चाहे मशीनरी है, चाहे फर्नीचर है, कोई भी एसेट जब भी वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, वो हमेशा डेबिट में आएगा। तो अब मैंने क्योंकि मशीनरी बेची थी तो मेरे पास बेचने पे क्या आएगा, कैश, मतलब कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा तो मैंने उसको डेबिट कर लिया। और जब भी एसेट हमसे डिक्रीज होंगे, यानी एसेट जब भी हमसे जाएगा तो डिक्रीज होगा, तो देखो मशीनरी हमसे जा रही है, यानी हमने तो मशीनरी बेच दी, हमारा मशीनरी का बैलेंस तो कम हो जाएगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे मशीनरी गई तो हमने उसको क्रेडिट कर लिया। तो चलिए अब आंसर इसका ढूंढते हैं। डेबिट मीन्स इंक्रीज इन एसेट, तो देखो एसेट्स में इंक्रीज हुई, जब भी इंक्रीज होगी एसेट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो राइट आंसर इज ए। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बाकी हैं वो क्यों नहीं है। बी है इंक्रीज इन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो दोस्तों क्रेडिट होती है, याद रखना आप, मैं यहां पे लिखवा रहा हूं दो चीजें जो हैं, लाइबिलिटी और कैपिटल, इसके बारे में आगे बताऊंगा। ये जब भी इंक्रीज होती हैं, जब भी क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, तो ये क्रेडिट होती हैं। और लाइबिलिटी और कैपिटल याद रखोगे आप, इसको लिख लो अगर आपको पढ़ा नहीं जा रहा, क्योंकि थोड़ी क्लैरिटी कम आती है। तो लाइबिलिटी और कैपिटल जब इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होती है, और जब डिक्रीज होती हैं तब ये डेबिट होती हैं। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, यहाँ तो डेबिट का पूछा गया है, इसका इसलिए ये आंसर नहीं था। डिक्रीज इन एसेट, डेबिट का मतलब डिक्रीज इन एसेट, ये तो मैंने अभी बताया, डेबिट का मतलब क्या है, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट तो क्रेडिट होता है, तो ये भी नहीं है, और नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट इज द राइट आंसर, मतलब ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्रेडिटेड फॉर कैश डोनेशन। अगर हम कोई कैश में डोनेशन कर रहे हैं,
किसी को कैश दे के डोनेशन कर रहे हैं, कैश में पैसा दे के, तो उसमें हम किसको क्रेडिट करेंगे? दोस्तों पहले इसकी एक जनरेटी बनाते हैं। मैंने डोनेशन की, मतलब मैंने इन द सेंस कि बिजनेस से कोई डोनेशन हुई, तो जब किसी को डोनेशन दी, इट मीन्स डोनेशन हमारे लिए एक लॉस है या एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि हमसे जो पैसा जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, उसका हमें कोई रिटर्न नहीं है, वो हमने खर्च कर दिया, डोनेट कर दिया। तो जब हम कोई चीज़ डोनेट करते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट में आते हैं। तो अगर मैं इसकी जनरेटी बनाऊं डोनेशन अकाउंट, मैंने कहा था कि जितने भी एक्सपेंस हमेशा डेबिट करने हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस, रूल आपको याद होगा नॉमिनल का। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस ये हो गया। अब डोनेशन क्योंकि मैंने कैश में की है, आपको याद होगा कैश मैंने क्या बताया था, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो गया क्रेडिट करो। क्या गया मुझसे गया कैश। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैश। तो क्रेडिट किसको किया हमने? कैश को। तो अब आंसर ढूंढ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्रेडिटेड फॉर कैश डोनेशन? कैश डोनेशन के लिए हम किसको क्रेडिट करेंगे? तो दोस्तों किसको क्रेडिट किया मैंने? ये आपको जनरेटिव बना के दिखा दिया मैंने, कैश को। सो राइट आंसर इज ए, कैश। डोनेशन को हम क्या करेंगे? बी पार्ट है डोनेशन, लेकिन इसको तो हम डेबिट करते हैं, डेबिट तो पूछा नहीं है। सी परचेज, परचेज का तो यहाँ जिक्र ही नहीं है, क्योंकि परचेज तब लिखा जाता है जब हम गुड्स किसी को डोनेट करें। हम कई बार कैश में डोनेशन करते हैं, कई बार गुड्स देते हैं, उस केस में परचेज जो है क्रेडिट होती है। इसको आगे भी हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं लेके आऊँगा इसके ऊपर भी। और नन ऑफ दिस तो है नहीं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज ए सेल ऑफ गुड्स टू राम इज डेबिटेड टू। अगर हम राम को गुड्स बेच रहे हैं तो किसको डेबिट करेंगे? ये मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था। अगर मैं इसकी छोटी सी एक जनरेटिव बना के दिखाऊं, सोल्ड गुड्स टू राम, मैंने राम को गुड्स बेची। आपको याद होगा मैंने कहा था दो तरह की सेल होती है, कैश और क्रेडिट। कैसे पता चलता है कोई सेल कैश में है, कोई क्रेडिट में है? कैश सेल मतलब जब आप किसी को कैश में कोई चीज़ बेचो तो लिखा होगा सोल्ड गुड्स फॉर कैश। लेकिन अगर ऐसा लिखा गया है सोल्ड गुड्स टू राम या सोल्ड गुड्स टू श्याम, कैश की जगह किसी का नाम आया है, इट मीन्स वो क्रेडिट में बेची गई है। तो यहाँ लिखा है सेल ऑफ गुड्स टू राम, इसका मतलब यहाँ नाम यूज़ किया, इट मीन्स ए क्रेडिट सेल है। तो जब हम किसी को क्रेडिट सेल करते हैं तो रिसीवर कौन है यहाँ पे? राम, डेबिट द रिसीवर, राम डेबिट टू सेल्स। अब इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, थेटिकल पोर्शन, वो देख लिया करो। अगर आपने वो देखा होता तो आपको ये समझ आ जाता। तो खैर जनरेट इसकी बनेगी राम टू सेल। अब क्वेश्चन क्या था? सेल ऑफ गुड टू राम इज डेबिटेड। हमने किसको डेबिट करना है, राम को या सेल को? तो देखो आंसर्स, ए कहता है कैश, कैश की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कैश सेल है ही नहीं, छोड़ दो इसको। सेल्स को हमने क्या किया है? क्रेडिट किया है, तो सेल भी नहीं हो सकता। राम को हमने डेबिट किया है, सो हम किसको डेबिट करना है? हमें राम को। सी इज द राइट आंसर। नन ऑफ दिस तो इसमें है नहीं, जो इसका डी पार्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज रॉबर्ट अकाउंट इज रिलेटेड टू। अब रॉबर्ट किसी का नाम है, हम किसी का नाम किस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं? आपको याद होगा अगर पिछले वीडियोस देखें, रॉबर्ट अकाउंट इज रिलेटेड टू किस अकाउंट से रिलेट करता है? पर्सनल से, रियल से, नॉमिनल से, या ऑल ऑफ दिस? देखो दोस्तों पर्सनल की बात छोड़ो, पहले रियल की बात करते हैं। रियल अकाउंट में हम एसेट्स की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो राम तो हमारे लिए एसेट नहीं है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस और लॉसेस की ट्रांजैक्शन करते हैं, जो इसका सी पार्ट है, तो ये एक्सपेंस और लॉस भी नहीं है। ऑल ऑफ दिस तो डिस्कस करने के काबिल ही, मतलब इसकी ज़रूरत ही नहीं है डिस्कस करने की। ए पार्ट पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट किसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है? किसी के नाम की। तो रॉबर्ट किसी का नाम है, तो ये किस अकाउंट से रिलेटेड है? पर्सनल अकाउंट से। चलिए नेक्स्ट इज द थिंग्स ऑफ वैल्यू पोजेस बाय ट्रेडर इज कॉल्ड। मतलब ट्रेडर मतलब जो बिजनेसमैन है, उसने जो उसके पास जो थिंग्स यानी चीज़ें पड़ी हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ, चाहे वो मर्केंडाइज हो गया, स्टॉक, गुड्स जिसको कहते हैं, एसेट्स या स्टॉक या परचेज मर्केंडाइज स्टॉक, बेसिकली एक ही चीज़ है। तो इसलिए इसको मैंने अलग अलग लिखा कि आप इससे कंफ्यूज ना हो जाओ कि मर्केंडाइज अलग है, स्टॉक अलग है, बेसिकली दोनों एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है। तो अब जो ट्रेडर ने इन गुड्स को, जिस ट्रेडर के पास ये गुड्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? देखो गुड्स मर्केंडाइज भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि स्टॉक का ही है, तो ट्रेडर के पास स्टॉक भी तो होता ही है, ये स्टॉक भी होता ही है, परचेज यानी गुड्स भी होती हैं। अगर हम ये सारे ही आंसर सही लग रहे हैं आपको, ये भी सही है, ए पार्ट भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, तो कई बार हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लेना होता है जो सबसे सही हो। तो अगर मैं एसेट्स की बात करूं, बी पार्ट एसेट्स, तो दोस्तों एसेट्स में ये सब आ जाते हैं फिर। सो आंसर तो वैसे ये भी ठीक था, लेकिन जब एसेट्स दे दिया गया तो एसेट्स में ये तीनों चीज़ें भी आ जाएंगी, बाकी की मर्केंडाइज, स्टॉक और परचेज। तो राइट आंसर इज बी यानी एसेट्स। नेक्स्ट इज द अनसोल्ड गुड्स ऑफ बिजनेस
ऑन ए पर्टिकुलर डेज कार्ड, हमारे पास जो अनसोल्ड गुड्स रह जाती हैं, यानी दिन के हिसाब से ले लो या ईयर के हिसाब से ले लो, जो बचा हुआ स्टॉक जो हमारे पास अनसोल्ड है, जिसको अभी हमने नहीं बेचा है या जो बच गया हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? ओपनिंग स्टॉक। दोस्तों ओपनिंग स्टॉक होता है जिस स्टॉक से हम बिजनेस को शुरू करते हैं। आज का जो क्लोजिंग, कल का क्या होगा? ओपनिंग। पिछले महीने का क्लोजिंग, अगले महीने के लिए ओपनिंग। पिछले साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग। तो ओपनिंग स्टॉक तो हो गया जिस हमारा वो स्टॉक जो हमने साल की शुरुआत में या डे की शुरुआत में या मंथ की शुरुआत में हमारे पास जो पहले से स्टॉक पड़ा हुआ था, उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो इसने कहा कि अनसोल्ड स्टॉक जो बच जाए, तो ये तो हमने जब हमने दिन शुरू किया या मंथ शुरू किया, ईयर शुरू किया, तो हमारे पास पहले से जो स्टॉक पड़ा वो ओपनिंग है, ये तो हो नहीं सकता। क्लोजिंग स्टॉक होता है साल के एंड में या दिन के एंड में या मंथ के एंड में जो बच जाता है, यानी जो भी बिका नहीं, तो उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। सो द राइट आंसर इज बी, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि अनसोल्ड गुड्स जो है बच जाती है, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, यानी वो स्टॉक जो अब हमारे पास पड़ा हुआ है। परचेज रिटर्न उसको बोलेंगे नहीं, क्योंकि परचेज हो गया, हमने किससे गुड्स खरीदे और परचेज रिटर्न हो गया जो हमने उसको वापस कर दी। और सेल्स रिटर्न भी नहीं बोलेंगे। सेल्स रिटर्न होता है किसी ने हमने किसी को कोई गुड्स बेची थी और उसने वापस कर दी, तो उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक में ये सेल्स रिटर्न भी होती हैं, इसलिए ये आंसर भी नहीं है। लास्ट इज विच एसेट हैव फिजिकल एक्सटेंस। इनमें से किस एसेट्स के जो है फिजिकल एक्सटेंस है? जैसे मैंने आपको बताया था इसका टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। टेंजिबल वो जो दिखाई देते हैं, इंटेंजिबल वो जो दिखाई नहीं देते। सो कहता है किसका फिजिकल एक्सिस्टेंस है? जो दिखाई देता है, यानी जिसको छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स, यस, राइट आंसर इज टेंजिबल। बी इज इंटेंजिबल, ये राइट आंसर नहीं है, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। करंट एसेट्स ये वो होती हैं जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। नन ऑफ दिस तो है नहीं, सो राइट आंसर इज टेंजिबल एसेट्स। तो दोस्तों ये था आज की एमसीक्यूज। अभी जर्नल एंट्रीज वाला पोर्शन हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ टिपिकल जर्नल एंट्रीज भी आगे मैं करवाऊंगा। अभी मुझे लगता है 2 या 3 सेशन उस पर और हम काम करेंगे, वो ज़रूर देखो, क्योंकि उसके देखने के बाद ही आपको ये सारी चीज़ें करनी आएंगी। अभी आपने देखा होगा कि मैंने जर्नल एंट्रीज बना के आपको बताया कि किस तरह से हम किसी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे, कैसे हमने अपना जो राइट आंसर है वो चूज़ करना है। तो वो ज़रूर देखें। और साथ ही साथ अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। कोई क्वेरी ऑफलाइन क्लासेस के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, किसी भी तरह की, आप मुझे उस नंबर पे पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।